कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने फिज़िक्स के कोर्स में। फ्रिक्शन में आज मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। हालांकि हमने टॉपिक्स मोस्टली कवर कर लिए हैं, फिर भी 2-3 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक ऑन ब्लॉक, उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। एक प्लैंक है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, प्लैंक मूव कर रहा है या ब्लॉक मूव कर रहा है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल किया जाए, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है। इस लेक्चर के बाद मैं उस टॉपिक को आपके सामने रखूँगा। आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स पे, सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स वहाँ देखने को मिले। मैंने कुछ आपके सामने नियर अबाउट 9 और 10, 8-9 न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखूँगा और उसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। ईजी भी हैं, लेकिन ईजी भी याद रखिए न्यू स्टूडेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट होते हैं। नीट लेवल में वैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। कहता है इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इफ द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरफ तो जो फोर्स लगेगा दैट इज mg साइन ऑफ थीटा ना, और उसके अपोजिट साइड, क्योंकि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली इस तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज अगेन द कंपोनेंट ऑफ mg विच इज mg cos थीटा, और इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n। अब यहां से जो इक्वेशंस हमारे सामने आएंगी, n का जो वैल्यू होगा दैट इज mg cos ऑफ थीटा, बहुत ही आसान बात है। और दूसरी बात जो होगी, इट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, इट इज नॉट मूविंग और इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड। इट मीन्स दैट mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ s। तो मैं यहां लिख रहा हूं mg sin ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू एस एन। एन का वैल्यू हमारे पास है, उसको लिखा जा सकता है म्यू एस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ओके, इन दोनों टर्म्स को जब हम इक्वेट करेंगे, एम जी से एम जी टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास आएगा tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता होगी, दैट इज अवर आंसर, दैट इज 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नंबर 2 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, 1 kg का ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 0.2 बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द ब्लॉक। The block starts moving from rest. It means the initial velocity of the block equals to 0. What is the velocity after 5 seconds? 5 सेकेंड के बाद velocity कितनी होगी? Obviously the block in this situation will accelerate. तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा mg sin थीटा है, अगेन बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम है, mg cos ऑफ थीटा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। mg sin थीटा के कारण ब्लॉक a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं कितनी होगी। सो mg sin ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है वो भी पुट करते हैं, mg sin थीटा माइनस म्यू n, और n का वैल्यू कितना होगा, n इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा। तो म्यू n लिखा जाता है फ्रिक्शन को, तो मैं लिख रहा हूं mg cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यहां से, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, सो g sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मेरे पास होगा 1/2 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.2, g cos 30 डिग्री √3/2
2, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा और हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 10 होगी और ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। यहाँ भी g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 5 माइनस √3, 5 माइनस 1.732, ठीक है 1.73, आप इतना भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख लीजिए 1.732 क्या वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज 3.268। ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता लग गया है, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई है। वेलोसिटी पता करनी है 5 सेकंड के बाद, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। u का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन है मेरे पास 3.268 और t का वैल्यू है 5। दिस इज अवर आंसर। मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मिलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, देखो बड़ा ही कॉमन न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा सा अच्छा है, वेटेज रखता है। क्या सवाल है? सवाल कहता है कि एक ये दीवार है हमारे पास और ये ग्राउंड है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जो इस तरह से रखी गई है। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज 0, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज 0। दो ही बातें होती हैं इक्विलिब्रियम की, दोनों बातें यहाँ पर रखी गई हैं। फाइंड द फ्रिक्शन एट ए पॉइंट पे फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है वो बतानी है, बिकॉज दिस इज द रफ सरफेस, दिस इज स्मूथ सरफेस, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। दूसरी बात जो आपको बताना है यहां पर कि नॉर्मल कितना होगा। यहां पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एन बी, और यहां से एन ए एक्ट करेगा। ठीक, मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो हमें कुछ इसकी कैलकुलेशंस बतानी है कि ये कितनी होंगी। चलो इसका वैल्यू ले लेते हैं, 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे कि नेट फोर्स जो रॉड पे है वो 0 एक्ट कर रही है और जो नेट टॉर्क एक्ट कर रही है रॉड पे वो भी 0 है। सो रॉड का वेट उसके सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सो दिस इज mg। लेट्स से द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2l। ये पूरी लेंथ कितनी है रॉड की? 2l। सो l यहां हो गया और l ये हो गया 2l। तो मैं लिख रहा हूं लेट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। let the length of rod is 2l. Rod is in equilibrium, so net force acting along x-axis, summation of net force acting along x-axis must be 0। तो इस समीशन में आप देखोगे कौन कौन सी फोर्सेस x-axis, एक तो ये फोर्स हो गई NB, x-axis के along है, राइट साइड पे है, और फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा A पे, बिकॉज इस रॉड की टेंडेंसी है कि ये उस तरफ फिसलेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे कि अगर यहाँ ये स्मूथ सरफेस होता तो ये रॉड किधर जाती? राइट साइड पे स्लिप करती। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो लेफ्ट साइड पे एक्ट करेगा। बड़ा ही आसान सा तरीका होता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड करने का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर जो था वो इस पे था कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है। अब ये जो फ्रिक्शन है एट पॉइंट ए, इट इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस बट टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये जो फोर्स है नॉर्मल एट पॉइंट बी, इट इज टूवर्ड्स राइट। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। सो हम लिख सकते हैं एन बी माइनस फ्रिक्शन ए इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है बी का वो किसके इक्वल है? फ्रिक्शन के बराबर है। ये आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। और देखो अगेन
द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस ऑल्सो इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब वाई एक्सिस के अलोंग देखो दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक तो है mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल एट a वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो यहाँ से हमें वाई एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स 0 करनी पड़ी, उससे क्या मिला कि जो नॉर्मल है मेरे पास a पॉइंट पे दैट इज इक्वल्स टू mg, दैट इज द वेट ऑफ द रॉड। एक ये मेरे पास रिजल्ट मिल गया, राइट। अब तीसरा रिजल्ट जो है मेरे पास टॉर्क के कारण आएगा, टॉर्क के कारण। अब मैंने इसलिए एज्यूम किया है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2l है। अब मैं लिखूंगा कि O पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं कि नेट टॉर्क इस सिस्टम की कितनी होगी। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अक्रॉस हम कंसीडर कर सकते हैं ना, और मैं O पॉइंट के अक्रॉस कंसीडर कर रहा हूं। सो नेट टॉर्क अबाउट O मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। क्यों 0 होनी चाहिए? बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब टॉर्क O पे कौन कौन सी फोर्स लगाएगी? इसके कारण तो टॉर्क नहीं लगेगा बिकॉज दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट O। टॉर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रही है जिसके अबाउट हम टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फोर्स के कारण टॉर्क एक्ट नहीं करता है, बिकॉज टॉर्क इज व्हाट, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क लगेगा इस फोर्स के कारण, Na इस फोर्स के कारण और वेट के कारण। अगेन वी आर कंसीडरिंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। अब आप देखोगे ये जो फोर्स है O पॉइंट के अक्रॉस, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर आपके पास कोई थ्रेड हो, आप ऐसे थ्रेड को यहां पर रखें ऐसे और घुमाएं, फोर्स अपवर्ड है ना, जब आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो वो थ्रेड इस तरह से अपना जर्नी ट्रेवल करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि इसके कारण जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। अगेन एक थ्रेड के किनारे को यहां रखिए, दूसरा किनारा यहां रखिए और इस फोर्स के अलोंग लेके चलिए। दूसरा किनारा जब आप ऐसे लेके जाएंगे तो वो कैसा चलेगा, वो इस तरह से चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस फोर्स के कारण भी जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। देखो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स हो गया, राइट, ये फोर्स हो गया और ये फोर्स हो गया। चलिए तीनों के कारण हम टॉर्क लिखेंगे एक ही इक्वेशन में। सबसे पहले पॉजिटिव वाली इसके कारण देखते हैं। तो फोर्स है मेरे पास Na एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल लेंथ कितना था 2l और ये थीटा है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये होगा 2l cos ऑफ थीटा, ये लिखा जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं 2l cos ऑफ थीटा, ये लिखा गया। अब इसके कारण देखते हैं, ये फोर्स हो गया एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे 2l cos ऑफ 60 डिग्री। सो दिस इज 2l cos ऑफ 60 डिग्री, ये जो साइड है, तो ये लिखा जाएगा नेगेटिव ऑफ NB 2l cos ऑफ 60 डिग्री, ऐसे लिखा गया। ओके, इसके कारण ये भी आपको कैसा जर्नी देगा, क्लॉकवाइज देगा। क्लॉकवाइज टॉर्क इसके कारण भी होगी, तो नेगेटिव लिखी जाएगी। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको देखना है ना, या ये वाला कितना होगा, तो ये 30 डिग्री था, राइट, यहां से लेके यहां तक L होगा और ये 30 डिग्री, ये होगा L cos ऑफ 30 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। करेक्ट है? चलिए लिख लेते हैं नेगेटिव ऑफ mg L cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। 1, 2 और 3 टर्म्स, तीनों की टॉर्क लिख ली। कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में है। रिजल्ट्स याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं रिजल्ट्स, Na इक्वल्स टू mg, एक तो ये रिजल्ट है हमारे पास, और Nb जो है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है। ये दो रिजल्ट हैं।
ये दोनों रिजल्ट्स लास्ट में हमारे काम आएंगे। ओके, आप इसको देख सकते हैं, आप सॉल्व करके फर्दर कैसे सॉल्व करें। यहां से एन ए का क्या वैल्यू है, एम जी है, हम यहां लिख सकते हैं एम जी 2l कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। ओके, एन बी किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, राइट। तो फ्रिक्शन क्या लिखा जाएगा, या इसको आप फ्रिक्शन लिख सकते हैं, फ्रिक्शन, ये एन बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन 2l कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, 1/2 होगा, माइनस एम जी एल कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होगा √3/2 इक्वल्स टू 0। ये लिखी गई बातें। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 2l है, 2l/2, 2l/2 और यहाँ पर l/2, कुछ टर्म्स कॉमन लेनी पड़ेंगी हमें। ओके, चलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, और क्या कॉमन ले सकते हैं, l को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा, l को कॉमन लिख लेते हैं, mg √3 माइनस फ्रिक्शन l कॉमन आ गया, फिर नेगेटिव mg, l कॉमन आ गया है, mg 3/2 इक्वल्स टू, एक बार फिर से चेक कर लो, mg √3, l कॉमन आ गया, l कॉमन आ गया, l कॉमन आ गया, mg √3/2। ओके, ये l इधर 0 के साथ मिलके खत्म हो जाएगा। अब यहां से आप फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आया mg √3 नेगेटिव ऑफ mg √3/2 इक्वल्स टू फ्रिक्शन A। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1 1/2 आ जाएगा ना, तो दिस इज 1/2 mg √3 इक्वल्स टू फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इस न्यूमेरिकल की, कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वही किसका वैल्यू है, एन बी का वैल्यू है। इसका मतलब एन बी की वैल्यू भी यही रहेगी, एन बी की वैल्यू भी यही रहेगी, एन बी। और एन ए तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि एन ए किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो एक हमारे पास ये आंसर हो गया, एन ए इक्वल्स टू एम जी, एन बी इक्वल्स टू दिस, फ्रिक्शन इक्वल्स टू दिस। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में इसको तैयार करके जाना ही है। अगेन जो सवाल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, इट्स क्वाइट इजी। लैंग्वेज को समझना है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इक्वेशन को यूज करके आंसर आ जाएगा। ए कार हैविंग ए मास 1000 kg। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जो गिवन वैल्यूज हैं हम उनको लिखते जाते हैं। सो मास है मेरे पास 1000 kg, इज मूविंग, सो इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। 1000 kg is moving at 30 meter per second. Brakes are applied to bring the car to rest. ब्रेक अप्लाई की गई, फाइनली कार रेस्ट पे आ जाती है। It means that the final velocity of the car is 0 meter per second. If the frictional force between the tires and the road is this, so आपको फ्रिक्शन का वैल्यू भी दिया गया है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। इन व्हाट टाइम द कार विल कम टू रेस्ट, कितने टाइम पे कार रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास नैनो कार है। इनिशियली इट वाज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, बट आफ्टर सम टाइम ये इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो गया, राइट। इस पे फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, तभी इस फ्रिक्शन के कारण ये गाड़ी क्या है, स्लो डाउन होती जाएगी और यहाँ पर रुक जाएगी।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 30 था, और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज द फोर्स, और आपको मास ये दे रखा है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, और टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा। याद रखें कि ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो यहां पर एक्सेलरेशन ना होके इसको क्या बोलते हैं हम, डी एक्सेलरेशन। सो 30, सो इसको मैं इसलिए नेगेटिव लिख रहा हूं, नेगेटिव ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई टी, ये 3 जीरो ने 3 जीरो को खा लिया, हमारे पास क्या आएगा 30 नेगेटिव 5t, सो t का वैल्यू कितना आ गया 6 सेकेंड। दिस इज द आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 एक बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है, हालांकि इस पे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं एक अलग वीडियोस में लेके आऊँगा। जो कन्वेयर वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं कि कन्वेयर के ऊपर ब्लॉक रख दिया जाता है, 3-4 न्यूमेरिकल मुझे दिखे हैं जो थोड़े हायर लेवल के हैं, तो उनको मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। ये इजी था, नीट में पूछा गया है। तो क्या कहता है, ए ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड, तो एक ब्लॉक को जेंटली प्लेस्ड किया गया। जेंटली प्लेस का मतलब क्या हुआ, इसको धीरे से रखा गया, धीरे से रखा गया मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ब्लॉक की 0 हो जाएगी। ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग हॉरिजेंटली विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ओके, कांस्टेंट स्पीड v से। आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बिकम इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, तो 4 सेकेंड्स के बाद जब ये ब्लॉक यहां कहीं पहुंचता है तो ब्लॉक की वेलोसिटी और कन्वेयर की वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। इसका मतलब अब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ब्लॉक की, 0 थी। कितना टाइम लगा, ये t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, और यहां पर है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कन्वेयर, हमें v का कैलकुलेशन करना है, v का कैलकुलेशन कितना होगा। अगर हम छोटी सी बातें देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। ऑलराइट, फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पर, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू n होता है, और यहाँ पर n इक्वल्स टू mg है, ये हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज द एक्सेलरेशन, सो म्यू g इज द एक्सेलरेशन। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर ये लीजिए, ये सिचुएशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये म्यू जी, और t कितना हो गया 4, म्यू का वैल्यू है 0.2, g का वैल्यू 10, 4। सॉल्व किया जा सकता है, ये 10 और डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 हालांकि बहुत ही आसान है। फर्क कितना है, इस न्यूमेरिकल को क्यों सिलेक्ट किया गया है, इस वर्ड के कारण। कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को एनकाउंटर करते हैं, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द केबल, सो इस बात को कुछ रीड करके न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं। सो आपको बताना चाहूँगा, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द केबल मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई थ्रेड है तो उस थ्रेड पे कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाई जा सके कि वो थ्रेड टूटे ना। अगर उस मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा फोर्स आप लगा देते हो उस थ्रेड पे, उस केबल पे, तो वो केबल टूट जाएगी। ओके, सो द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द केबल यूज्ड टू पुल ए बॉडी इज 40 न्यूटन। इसका मतलब ये एक, लेट्स से कि आपके पास एक केबल था और इस केबल पे आप मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हो, 40 न्यूटन की आप फोर्स लगा सकते हो। द बॉडी ऑफ 8 kg इज रेस्टिंग ऑन टेबल ऑफ कोफिशिएंट 0.2, ये लिखा गया है।
द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो याद रखो बॉडी इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे थी। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द केबल कनेक्टेड टू द बॉडी। सो कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम इस ब्लॉक को मिल सकता है इस फोर्स के कारण। सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन? अब देखो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स आप सबको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह से, करेक्ट। सो नेट फोर्स कितना हो गया, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो हो गया 40 माइनस फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू mg इस केस में, राइट। फ्रिक्शन होता है म्यू n, और n की वैल्यू कितनी होगी, mg होगी, तो ये हो जाएगा म्यू mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, 40 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू, यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये डेसिमल और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 इक्वल्स टू 8 टाइम्स a, 40 माइनस 16 24 इक्वल्स टू 8a। सो एक्सेलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, एक हम रफ इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं और थीटा इंक्लिनेशन है, मास हमें गिवन है 8 kg, ओके। इट्स डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड पुल F। क्या कहता है कि ये आपको पता है mg साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फ्रिक्शन के लगने के बावजूद भी ये क्या हो रहा था, इस तरफ स्लाइड हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको रोका गया, कैसे, कैन बी प्रिवेंटेड, इट्स डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब बाय अप्लाइंग अपवर्ड पुल F। अगर ये फोर्स अप्लाई ना की जाती तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए एक अपवर्ड पुल फोर्स अप्लाई की। अब ये रुक गया, अब ये रुक गया, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल्स टू दे ये वाली फोर्सेस, तो इक्वेशन क्या बैठी, तो केस फर्स्ट कहता है कि जो mg साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन प्लस F। सो वी कैन राइट mg साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू mg कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू F, राइट। कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा mg कॉस ऑफ थीटा। अब तो आप सबको याद हो जाना चाहिए फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं, n की वैल्यू यहाँ क्या है, mg कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से फ्रिक्शन लिखा जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इट कैन बी मेड टू स्लाइड, अब रुका हुआ था, इट कैन बी मेड टू स्लाइड अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसको धकेल सकते हैं, इसकी गुंजाइश बना सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये स्लाइड करना शुरू कर दे। मेड टू, इट कैन बी, हम कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं, कब, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2F। तो F की जगह अगर हम यहां पर 2F फोर्स अप्लाई कर दें तो ये ऊपर की तरफ हम इसको धकेल सकते हैं। बात याद रखना कि जब हम इसको ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ये खिसकने की टेंडेंसी पे होगा, तो फ्रिक्शन फिर इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ये ऊपर की तरफ खिसकने की टेंडेंसी रखता होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बैठेगी, फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 2F। सो केस सेकंड क्या बैठता है, केस सेकंड बैठता है mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F।
ये है सेकेंड इक्वेशन हमारी, क्लियर हो गई। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, यहां से आएगा mg साइन ऑफ थीटा प्लस फ्रिक्शन कितना होता है म्यू mg कॉस थीटा इक्वल्स टू 2f। ये फर्स्ट इक्वेशन से आप f, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आएगा mg साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब यहां से हमें म्यू का कैलकुलेशन करना है, करते हैं जी। यह आएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, 2 mg साइन थीटा माइनस 2 म्यू mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब देखो ये है 2 mg साइन थीटा, ये है mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कर देते हैं जी, 2 और यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 3 म्यू mg कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू mg साइन ऑफ थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना आएगा, ये कॉस थीटा है, साइन थीटा के डिनोमिनेटर में जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा, ये आएगा 3 म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा, 3 म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा यहाँ का रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 3 म्यू इक्वल्स टू ऐसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज टेन थीटा। So mu equals to 1/3 tan theta. This is our required answer of the 8. Question number 8 देखो क्या कहता है, a body of mass 40 kg resting on a rough horizontal surface। चलो डायग्राम बना लेते हैं। 40 kg हमारे पास है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, is subjected to a force P which is just enough to start the motion of the body। So हुआ क्या, जब हम यहाँ पर P फोर्स लगाते हैं तो ये P फोर्स कितनी होगी, हमें वैल्यू इसकी नहीं दी हुई है, बट इट इज जस्ट एनफ टू स्टार्ट। तो इसको रोक के कौन रख रहा था, इसको रोक के रख रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। हमें कितना फोर्स लगाना था इसको जस्ट स्टार्ट करने के लिए, दिस फोर्स P मस्ट बी इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता या ये स्टार्ट ही ना हो पाता। बट इसको अगर हमें रेस्ट से मोशन में लाना है तो हमें स्टार्टिंग P कितना होना चाहिए, विच मस्ट बी इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो P का वैल्यू हमें यहाँ से पता लगता है कि जो P होगा, P मस्ट बी इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एस एन। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सो म्यू एस एन का वैल्यू हो जाएगा mg। सो इतना P का फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट। ओके, आगे कहता है एंड फोर्स P इज कंटिन्यूसली अप्लाइड। सो पहले तो हमने इतना फोर्स लगाया, ये जस्ट रेस्ट से मोशन में आने की टेंडेंसी में आया। अब क्या होगा, इस फोर्स को हमने कंटिन्यूसली लगाते रहे। जब हम इसी फोर्स को कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे तो क्या होगा, ये जैसे ही मूव करने में टेंडेंसी में आता है तो यहां पर फिर फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक नहीं रहता, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव देन फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक। तो फिर हम लिखेंगे ये कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, सो व्हेन ब्लॉक इज मूविंग then friction is kinetic, then kinetic friction act। ओके, सो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। तो क्या इक्वेशन लिखा जाएगा, P माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
पी का वैल्यू तो मेरे पास ये है म्यू एस एम जी माइनस काइनेटिक क्या होगा म्यू के एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। मास वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। म्यू एस जी माइनस म्यू के जी इज द एक्सेलरेशन। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, म्यू एस का वैल्यू है 0.5 माइनस 0.4 है म्यू के, जी कॉमन आ गया 10, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये आएगा 0.1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सॉल्व करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2013 में ये नीट में पूछा गया था। आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आसान कुछ नहीं होता। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। तो देखो अपर हाफ जो है वो स्मूथ है, while the lower half is rough। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे, तो इस तरह से इसकी सिचुएशंस बना देते हैं, ए बी सी इक्वल हाफ है, राइट। फर्स्ट हाफ या अपर हाफ और ये लोअर हाफ है, ये स्मूथ है ये रफ है, राइट। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन, तो ए पे यहां पर एक ब्लॉक है, राइट, ये रेस्ट से शुरू हुआ, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंचता है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v डैश। ये एक फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी फोर्स लगेगी इसके mg साइन ऑफ थीटा, इस पे फोर्स लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, ये स्मूथ सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस कैसा है, लोअर हाफ जो है वो रफ सरफेस है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। तो ये यहां से चलता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, यहां पर आके रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी अगेन इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ। तो यहां से लेके बी से लेके सी तक ये जो सरफेस है जहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, लोअर हाफ और ब्लॉक के बीच का ये मामला है। तो सबसे पहले हम यहां से लेके यहां तक फर्स्ट हाफ जो है उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। सो लेट्स से कि ये भी डिस्टेंस l है और यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस कितना है, l है। सो v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो v डैश स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन कितना होगा, इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है, mg साइन थीटा। याद रहे यहाँ पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो जब इसको इस टर्म को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा, और डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं l, राइट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपर हाफ का। लोअर हाफ की बात करते हैं, लोअर हाफ की बात करते हैं यहां से लेके यहां तक। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v डैश है। अगेन फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। डिस्प्लेसमेंट अब भी कितनी लिखेंगे, l ही लिखेंगे। इस केस में एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी mg साइन थीटा, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, म्यू mg कॉस ऑफ थीटा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। आप सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये mg कॉस थीटा है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग जाएगा, ठीक। अब नेट फोर्स कितनी हुई यहां पर, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा होगी नेट फोर्स। नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। जब आप करोगे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस ऑफ थीटा, ये होगी नेट फोर्स। इसको जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a डैश मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये मास वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचा, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, ये a डैश की जगह। सो माइनस v डैश माइनस
वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन में है, तो वो हो जाएगी 2g साइन थीटा एल इक्वल्स टू 2। अब एक्सेलरेशन कितना पुट करें हम, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो आपको पुट करना पड़ेगा g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। तो यहां पर लिख लेते हैं g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा और l, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, l से l कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस g साइन थीटा इज इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से ये आ गया, करेक्ट है। इसको अब आप रीअरेंज करिए, ये नेगेटिव है उधर जाएगा, ये नेगेटिव है इधर आएगा, तो लिखा जाएगा म्यू g कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2g साइन ऑफ थीटा। g से g टर्म कैंसिल हो जाएगा, म्यू कितना आएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। सो हमारे पास आएगा म्यू इक्वल्स टू 2 टेन ऑफ थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे, आसान थे, बट इतने भी आसान नहीं थे कि आप इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर सकते। आप न्यू कमर हैं, 11th क्लास में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, हर सवाल को रिस्पेक्ट देनी होती है। इनके छोटे छोटे बातों को आप सीखिए, क्योंकि कई बार मेरा मन करता है कि मैं मुश्किल सवाल ही अपने लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस करूं। उसका भी एक नुकसान है कि कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एक आस लेके आते हैं इस चैनल पे या वीडियो देखने लगते हैं कि हमें कुछ समझ आएगा, लेकिन जब मैं मुश्किल सवाल ही पढ़ाता जाऊंगा तो उनकी वो आस भी टूट जाती है। इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने आसान सवाल रखे हैं, नीट लेवल के रखे हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जेई लेवल के सवाल लेके आऊँगा, सो दैट कि हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ इस चैनल के थ्रू पूरी होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।